हेलो मेरे प्रियजन्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यदि आप ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन को भी दबाएं। जो भी मैं आपके पास वीडियो भेजूँ वो सबसे पहले आपके पास में आपको बोल रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखिए। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो जो वीडियो बनाया है मैंने वो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं आज 10th और 12th का एक मिक्स टॉपिक लेके आया हूँ जो दोनों में कॉमन है। वो है विद्युत चालन या विद्युत धारा या विद्युत धारा का प्रभाव। तो देखते हैं इस टॉपिक को, इसमें कितना भी मटेरियल है। मैं जहाँ तक चाहूँगा कि एक ही वीडियो में कम से कम टाइम में इस वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। इस चैप्टर को जहाँ तक होगा उसे कम टाइम में ही करेंगे और हो जाए थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा तो उससे कोई समस्या भी नहीं होती। चलो लेट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहली बात करते हैं आवेश की। आवेश है क्या? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव या उसे प्रदर्शित करती है। यानी आवेश किसी वस्तु में पहले से वो गुण होता ही है, ठीक है। यानी आवेश किसी वस्तु का गुण है। उसमें दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं, एक धनावेश हो सकता है, एक ऋणावेश हो सकता है। हम करते हैं विद्युत के चालन के। विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत को देखें तो विद्युत इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि हमारे पास ये परपथ है, ये परपथ, इसमें ये बैटरी जोड़ दी है मैंने, एक प्लस एक माइनस की मैंने। यदि इस परपथ का चक्कर पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन परपथ में चक्कर पूरी तरह से लगाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। और नहीं लगाता है तो नहीं जलेगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक पूरा चक्कर चाहिए, जिस वजह से वो क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन है विद्युत धारा, यानी इसका फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू टी। क्या होता है? I बराबर क्यू पॉइंट टी। यानी आवेश की प्रवाह की दर को, ये क्या हो गया? आवेश, ये क्या हो गया? समय। आवेश की प्रवाह की दर यानी कितने समय में कितने समय में जो आपके इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। क्लियर? मैं चाहता हूं कि बिना किसी रिटर्न के इस टॉपिक को कंप्लीट करा, ठीक है। देखते हैं इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है? मात्रक होगा कूलम बट्टे समय, कूलम बट्टे सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी C अपॉन टी ऐसे भी लिख लो, या C अपॉन SCE। क्लियर? इसकी विमा क्या होती है? कूलम की होती है A, टी की होती है T, टी की होगी T, यानी कूलम की होती है AT और इसका क्या हो जाएगा? T ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली A। ये इसकी विमा होती है। कैसी राशि होती है? यदि इसकी राशि की बात करें तो ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये जो आपका सदिश का योग का नियम होता है उसका पालन नहीं करती है। क्लियर? इस वजह से ये क्या होती है? आपकी अदिश राशि होती है। ओके, अब देखो, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? विभव भी होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? विभव। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या होगा? विभव। तो विभव के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है? विभव V बराबर W अपॉन Q। विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। क्लियर?
V यहाँ पर विभव है, W यहाँ पर कार्य है और Q यहाँ पर आवेश है। तो विभव की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? विभव की डेफिनेशन, किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है और कार्य तथा आवेश के निष्पत्ति अनुपात को विभव कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता, कार्य यानी W, और उसका आवेश के निष्पत्ति अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्लियर है? ओके, ये भी क्लियर है। तो विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, एक और भी होता है, एक और क्या होता है? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। जूल, यदि इसकी विमा देखें, विमा क्या होगी? mL²T-2/AT क्या हो जाएगा? mL²T⁻³ A⁻⁻1। ये इसकी क्या होती है? विमा। ये किसकी विमा है? ये विभव, यानी V विद्युत विभव। इसे हम विद्युत विभव भी बोलते हैं, क्योंकि ये विद्युत के ही द्वारा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। क्लियर है? देन इसके बाद एक और पॉइंट है, देखते हैं। ये आपका क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध। पहले ओम का नियम की बात करते हैं। देखो, जो आपका ओम का नियम है वो किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने 1818 ईस्वी में इस नियम को दिया था। यानी जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में बताया था। यानी कोई भी आपका चालक है, जैसे ये आपका कोई चालक है, तो इसकी भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था का मतलब दाब, ताप, आयतन आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसका जो विभव होगा इसमें प्रवाहित धारा के होगा अनुक्रमानुपाती। क्लियर? यानी इसका जो विभव होगा वो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। और इससे जैसे ही अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, यहाँ पर एक स्थिरांक आता R और I, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। यानी ये नियतांक के रूप में रहता है। किसके रूप में? नियतांक। क्लियर है? तो ये किसने बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। यानी कोई भी आपका चालक है, उसका विभव, उसमें विद्युत धारा क्या रहता है? अनुक्रमानुपाती रहता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1818 ईस्वी में दिया था। अब क्या प्रतिरोध क्या होता है? मात्रक दोनों का सेम होगा यहाँ से, लेकिन दोनों की अनुसार डेफिनेशन अलग देते हैं। ओम के अनुसार अलग देते हैं और प्रतिरोध के अनुसार अलग देते हैं। यानी वह जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले, विद्युत धारा के मार्ग में क्या डाले? रुकावट। वह जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? यानी वो जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? R = V/I। R = V/I। तो इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। दो मात्रक, या तो वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं या ओम लिख सकते हैं, ये भी आपका सही माना जाएगा। यदि इसकी विमा की बात करें तो अभी आपने V की विमा निकाली थी, तो V की विमा क्या थी? mL² T-3 A-1/A। तो mL² T-3 A-2 ये किसकी विमा होती है?
प्रतिरोध की, ये आपके प्रतिरोध की विमा होती है। ठीक है, यदि आपको ये विमा समझ नहीं आती तो मैं इसके लिए आपको एक टॉपिक बनाऊंगा, विमा कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे विमा निकालते कैसे। तो यहाँ मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम, ये अर्धवार्षिक जो आपके एग्जाम आएंगे उसके लिए मैं एक टॉपिक बना रहा हूँ जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, एक और पॉइंट और है कि आपका यदि विभवांतर की बात करें, विभवांतर, तो विभवांतर है क्या? विभवांतर का मतलब है जो आपका कोई भी चालक है, जैसे कि ये मेरा चालक है, इसके और इसके सिरे के बीच की जो विभवांतर है, यानी इसका बीच इस वाले सिरे पे कुछ अलग विभवांतर होगा और इस वाले सिरे पे कुछ अलग विभवांतर होगा, तो V2 माइनस V1 बराबर क्या लिखेंगे इसे? डेल्टा V। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा V बराबर W/Q। तो इस फॉर्मूले के हम यूज करते हैं किसके लिए? विभवांतर के लिए। जब दो बिंदुओं पर विभवांतर अलग अलग हो तब वहाँ पर आपसे कार्य पूछे या आवेश पूछे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं डेल्टा V बराबर W/Q। क्लियर? चलते हैं, देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टेंथ क्लास में नहीं है ये, 12th क्लास में पॉइंट होता है धारा घनत्व। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। किससे प्रदर्शित? ठीक है, यानी धारा घनत्व है क्या? कोई भी आपका चालक है तो उसके एकांक क्षेत्रफल से, किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से तथा उसके अभिलंब एकांक क्षेत्रफल से जितनी विद्युत धारा बह रही है, जितनी भी विद्युत धारा बह रही है वो क्या होगा? वहाँ का धारा घनत्व, यानी J बराबर I/A। धारा घनत्व क्या होगा? J बराबर I/A। ठीक है, ये धारा घनत्व के लिए क्या होता है? सूत्र होता है, यानी कोई भी आपका चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब बहने वाली विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यदि हम विमा की बात करें तो क्या हो जाएगा? A/L², यानी AL की -2, ये इसका विमा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, आपका विभव हो गया, प्रतिरोध हो गया, विद्युत धारा होगी, धारा घनत्व हो गया। इसके बाद देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थिरांक के रूप में यूज होता है तब इसकी वैल्यू निकलती है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध निकलता कैसे वो देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई चालक है, उसकी लंबाई है L और उसका क्षेत्रफल है A। उसकी लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल है A। तब आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है I। तब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें क्या होगा? प्रतिरोध R होगा। क्या होगा? प्रतिरोध R। जो इसका प्रतिरोध R है, जो इसका प्रतिरोध R है वो लंबाई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। प्रतिरोध R लंबाई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। और प्रतिरोध R क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ही यहाँ प्रपोजनल साइन हटाएंगे, एक स्थिरांक आएगा ρ L/A।
एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम की मैंने विभा आपको पहले लिखा रखी है, मीटर की होती है एल, तो एल का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से आप विशिष्ट प्रतिरोध की विभा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर है, विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आता है। ये वाली जो चीज है वो 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये 10th और 12th दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं हम विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, यानी विशिष्ट चालकता है क्या, मार्कर खराब हो रहा है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। यानी सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ, ये इसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ। क्लियर। यदि इसके मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर। ठीक है, विमा तो आप निकाल ही लोगे, ओम की उल्टी कर देना मीटर की, जो ऊपर वैल्यू पहुंच जाएगी तो इसकी क्या निकल जाएगी, विमा। आपको ओम की पता है और मीटर की आपको पता ही है। ठीक है, एक पॉइंट होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, ये पॉइंट काफी पूछा भी जाता है पेपरों में, वेरी इंपॉर्टेंट के हिसाब से इसे डाल सकते हैं। ये काफी कई बार पूछा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आती है। देखो किस तरह से करेंगे इसे। देखो रो बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। इसे हम क्वेश्चन फर्स्ट दे देंगे। तो हम जानते हैं रो बराबर एक वैल्यू होता है E/J, रो बराबर E/J। E यहाँ पर क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है, J क्या है यहाँ पर धारा घनत्व। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इसे इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में, यानी समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, 1/E/J। तो ये वैल्यू J कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, सिग्मा बराबर J/E। तो J बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा E।
ये आपका फॉर्मूला हो गया विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व संबंध। ये क्या हो गया आपका विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व संबंध के लिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? इसका विमा तो आपको पता ही है, इसका मात्रक भी आपको पता है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोधों का संयोजन। और एक और पॉइंट कराऊंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बन जाएगा 1 आध घंटे का, तो मैं नहीं चाहता वीडियो इतना लॉन्ग बने। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो आपके प्रतिरोध होते हैं वो लगातार होते हैं। चलो मैं 3 ही लेता हूं। इसका बिंदु ए, इसका बिंदु ए प्लस एंड माइनस से मैंने किससे जोड़ दिया, परिपथ से, प्लस और माइनस। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका क्या होगा R3। इसमें विद्युत धारा क्या आएगी I, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध V1, V2 और V3। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपकी विद्युत धारा समान रहती है, लेकिन प्रत्येक विभव पर आपका प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव अलग अलग रहता है। ठीक है, तो देखो प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए बात करेंगे तो R1, R बराबर क्या होता है V/I, तो V1/I, V1/I। ठीक है, तो V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 बराबर क्या हो जाएगा R1I, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड प्रतिरोध के लिए, सेकंड प्रतिरोध के लिए, तो सेकंड प्रतिरोध की बात करें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा R2I, इक्वेशन सेकंड। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा V3 बराबर R3I। अब हम जानते हैं कि यदि हमें टोटल विभव निकालना है किसी भी परपथ का, तो परपथ का परिणामी विभव, परपथ का परिणामी विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस के V3। V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस के V3। तो यहाँ पर वैल्यू लिखो, V बराबर V1 की वैल्यू क्या है R1I प्लस इधर क्या हो जाएगा R2I प्लस के R3I। इन सभी में से कॉमन क्या आ रहा है आपका I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस के R3। क्लियर? तो I का इधर क्या कर दो डिवाइड कर दो, नहीं तो R की वैल्यू लिख दो, तो V/I बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस के R3। V/I बराबर क्या होता है, चूंकि R बराबर क्या होता है V/I, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा R, तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस के R3। ये जो सूत्र निकल के आता है आपका किसके लिए निकल के आता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में है ये, 10th और 12th में, 10th एंड 12th दोनों में ये आपका कॉमन चैप्टर, कॉमन टॉपिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
दूसरा पॉइंट आता है आपका समांतर क्रम संयोजन। दूसरा पॉइंट क्या है? समांतर क्रम संयोजन। अभी आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें जो आपके यदि आपको प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा निकालनी है, यदि प्रतिरोध ज़्यादा रखना है, तो आप उसे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी बल्बों को जोड़ सकते हैं। यानी एक का तार, एक का प्लस का, एक का माइनस का, एक का प्लस का, एक का माइनस का। जैसे कि शादी पार्टियों में जो बल्ब लगाते हैं, लाइट ज़्यादा करते हैं, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और हमारे घरों में जो लाइट लगी होती है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का होता है। ये आपकी है बैटरी, ये प्लस माइनस, ये R1, ये R2, ये R3। यहाँ से विद्युत धारा आई जा रही है, यहाँ पर बह रही है I1, यहाँ पर बह रही है I2, यहाँ पर क्या बह रही है I3। इधर आपकी तीनों विद्युत धारा कनेक्ट होकर क्या निकलेगी? I। इसका जो विभव होगा वो विभव V ही रहेगा। समांतर क्रम संयोजन, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें जो विभव की वैल्यू होती है वो V ही रहती है। V1, V2, V3 आपके श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। इसमें जो विभव होता है समांतर क्रम संयोजन में V ही होता है। तो इसके फॉर्मूले को निकालें। यदि मैं प्रतिरोध R1 की बात करूं, किसकी बात करें? प्रतिरोध R1। यदि प्रतिरोध R1 की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रतिरोध के लिए, R बराबर क्या होता है? V/I। यहाँ पर क्या क्या है? IR, यानी V सेम है, V आपका सेम है, लेकिन I अलग अलग है, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो I1 बराबर क्या होगा? V/R1। इसे क्या दे दें? इक्वेशन फर्स्ट। इसे ही यदि मैं दूसरे प्रतिरोध की बात करूं, सेकंड प्रतिरोध की बात करूं, तो I बराबर क्या होगा? V/R। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? V/R2। क्योंकि विभव समान है तो विभव की वैल्यू V ही रहेगी। विभव समान है तो विभव की वैल्यू क्या रहेगी? V रहेगी। विभव की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार यदि तीसरे प्रतिरोध की बात करें, I3 बराबर क्या होगा? V/R3। ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया, I3 बराबर V/R3। अब देखो आपको तीनों की वैल्यू निकल आई, तो उन तीनों का क्या करेंगे? योग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से अलग हुए, यहाँ पर सभी जुड़ रहे हैं। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा क्या होगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस के I3। परिपथ की कुल धारा होती है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस के I3। सभी की वैल्यू पुट करो, I का I रहने दो, तो जरा क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू देखो V/R2, I3 की वैल्यू V/R3। तो I बराबर कॉमन क्या आ रहा है? V, तो क्या बचेगा? 1/R1, 1/R2 प्लस के 1/R3। चूँकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? V/R, तो I की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? V/R बराबर V, क्वेश्चन में क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस के 1/R3। V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस के 1/R3। ये जो वैल्यू निकलती है आपकी कौन से क्रम की निकल रही है? समांतर क्रम संयोजन। इसमें जो प्रतिरोध का मान होता है वो कम से कम होता है, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध की वैल्यू निकलती है वो अधिक से अधिक निकलती है। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, क्योंकि ये इतना कठिन टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये दोनों समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं इसके बाद टॉपिक। इसके बाद पॉइंट आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह ये क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह क्या है? यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में
ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये घटना क्या कहलाती है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, यानी इसे ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे कि बल्ब जलता है तो बल्ब क्या हीटिंग उत्पन्न करता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका जो पॉइंट आता है एक आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है? यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। P बराबर W/T। यदि हम सूत्र की बात करें विभव के सूत्र से, V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो यहाँ से आप W की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? VQ/T। ये आपका एक फॉर्मूला बन सकता है विभव और आवेश के लिए। तीसरा, इसके लिए हमें पता है V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो V की वैल्यू क्या यहाँ पर पुट कर दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा? IRQ/T। IRQ/T। Q/T किसके बराबर होता है? I की जगह, तो P बराबर ये भी लिख सकते हैं यहाँ से VI, क्योंकि Q/T किसके बराबर होता है? I के। तो यहाँ भी I हो जाए तो P बराबर क्या होगा? I²R। तीसरा भी इसके लिए फॉर्मूला निकल सकता है। यदि हम I की वैल्यू पुट कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? V²/R² इंटू R। R से R कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। ये इस टाइप से इसके 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ। देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी करो। एग्जाम पास आने वाले हैं, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है आज के टाइम पे। जो पढ़ता है उसकी वैल्यू है, जो नहीं पढ़ता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा, और हम पीछे रहेंगे तो इंडिया पीछे रहेगा। तो ये हमारा सवाल नहीं है, हमारे देश का सवाल है। तो हमें पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है और एग्जाम में टॉप करना है। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।